हेलो फ्रेंड्स, एनवीएस लैब अटेंडेंट 2024 की प्रिपरेशन कर रहे सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, लैब अटेंडेंट की जो प्रीवियस ईयर की सीरीज में हमने 2022 में आयोजित हुआ क्वेश्चन पेपर जो था उसके सारे क्वेश्चंस है हमने सोल्व कर लिए हैं। उसके बाद 2017 में पूछे गए जो सवाल थे उनको भी हमने कवर किए हैं। और आज का जो वीडियो है हमारा निश्चित रूप से कौन से टॉपिक पर रहेगा, चलिए इसके बारे में जानने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि एनवीएस लैब अटेंडेंट से संबंधित जो सारी जानकारी है वो आप सबसे पहले यहां पे प्राप्त कर सकें। तो देखिएगा, हमने 2017 वाला जो एग्ज़ाम पैटर्न था इसके तहत जो प्रीवियस ईयर के सवाल है वो कौन कौन से कवर किए हैं। 10 सवाल हिंदी के हम कर चुके हैं, इंग्लिश के भी हम कर चुके हैं, रीजनिंग के भी हमने कर लिए हैं 15 क्वेश्चन। उसके बाद मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस थे उनको हमने नहीं किया दोस्तों, क्योंकि अभी जो हमारा 2024 वाला एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें मैथ्स नहीं पूछी जाएगी। और फिर उसके बाद हमने जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। निश्चित रूप से आज जनरल ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज का ही आज नंबर है, जिसमें आपको 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जो सारे के सारे क्वेश्चन किसके होंगे? साइंस के होंगे। ठीक है, सारे के सारे 30 क्वेश्चन जो है साइंस के होंगे। तो इन 30 साइंस के सवालों को देखने के लिए वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। और 2024 का जो पैटर्न है निश्चित रूप से आप सभी जानते होंगे, फिर भी एक बार बता देता हूँ कि टोटल 4 पार्ट में यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट जो पार्ट है वो 15 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे। सेकेंड पार्ट 15 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के होंगे। और थर्ड पार्ट है आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा, जिसमें 15 क्वेश्चन इंग्लिश के और 15 ही हिंदी के हैं। ठीक है, ये दोनों के अलग अलग आएंगे 15-15। तो इस प्रकार से ये 4 पोर्शन 15 के 60 अंक ये हो जाएंगे, 60 नंबर और 60 प्रश्न। फिर पार्ट 4 है जिसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज पूछा जाएगा, जो 60 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज जो है वो साइंस के ही सवाल है। ठीक है, साइंस के ही 60 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो अब आइए 2017 वाला जो पेपर है उसको हम सोल्व करते हैं। चलिए, ये 70 तक जो सवाल थे ऊपर वो हमने जनरल अवेयरनेस के हमने कवर किए थे। उसके बाद हमारा जो 71वां जो अपना क्वेश्चंस है 71 अपना देखिएगा, त्वरण की एसआई इकाइयों और सीजीएस इकाइयों का अनुपात आपको बताना है। तो त्वरण निश्चित रूप से आप जानते हैं कि जो वेग में परिवर्तन होता है, यानी एस्केलरेशन इसको बोलते हैं। एस्केलरेशन वेग में परिवर्तन की दर, वेग जो है वेग में परिवर्तन की डेल्टा जो दर है, रेट है, इसको आप क्या कह सकते हैं? एस्केलरेशन या त्वरण कहते हैं। और त्वरण की जो इकाई है वो क्या होती है? त्वरण की इकाई क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, और एक होती है आपकी सीजीएस में आप सीएम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर आपका चला जाएगा मीटर बटा आपका सेंटीमीटर रहेगा। तो मुझे बताइए, इस मीटर को आप सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 100 आ जाता है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 होते हैं। और यहाँ पे सेंटीमीटर कितने हैं? 1 है, तो 1 सेंटीमीटर है, यानी कि 100:1। 100:1 जिस ऑप्शन में होगा वही अपना राइट आंसर है। तो 100:1 किस में है? ऑप्शन सी में आपको दिखाई दे रहा है। तो निश्चित रूप से इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 72। जब कोई वस्तु लगाए गए बल के सापेक्ष डैश कोण पर गति करती है तो किया गया जो कार्य है वो क्या माना जाएगा? शून्य माना जाएगा। यानी यहाँ पे जो कोण आ रहा है, यहाँ पे जो कोण आ रहा है, कितना डिग्री का कोण आएगा ताकि वो जो मान है इसका शून्य हो जाए। तो प्यारे साथियों, साइन और कोस के जो मान होते हैं, साइन और कोस, ये आपको याद कर लेने। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो W बराबर जो होता है SF वाला जो कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, W बराबर FS कोस थीटा जो लगेगा ना, COS कोस थीटा। तो ये कोस थीटा है, तो कोस कौन सा जो कोस होता है, कौन सा डिग्री का कोस थीटा होगा जिसका मान शून्य होगा? तो 90 डिग्री कोस होता है ना, उसका मान आपका शून्य होता है, यानी 0 होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, राइट ऑप्शन आपका क्या रह जाएगा? ऑप्शन ए है अपना 90 डिग्री। तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण आ जाएगा। तो ये कैसे हुआ देखिएगा, ये आपके दे रखा है इस प्रकार से, WFS कोस वाला, और कोस 90 का मान जो है वो शून्य होता है।
तो देखिएगा एक टेबल होती है, ये टेबल मैं आपको बता देता हूँ, इसके जो मान होते हैं। देखो साइन कोस टेन के अलग अलग मान यहाँ पे दे रखे हैं। साइन और कोस के जो मान है मुख्य रूप से आपको याद रखने हैं। इधर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री है, ठीक है। तो साइन 0 डिग्री का 0 मान होता है, साइन 30 का 1/2 होगा, साइन 45 का 1/√2 होगा, और साइन 60 का √3/2 होगा, और साइन 90 का आपका 1 होता है। ठीक उसी प्रकार से देखो उल्टा इसको अपन कर लेते हैं। कोस 0 जो है उसका मान 1 हो जाएगा। फिर कोस 30 का √3/2 हो गया। फिर 45 का आपका सेम ही रहेगा 1/√2। फिर कोस 60 का 1/2, और कोस 90 जो है इसका मान क्या हो जाएगा 0। यही अपना आंसर था, कोस 90 इसका मान 0 है। तो ये इनको देखो याद ऐसे क्रॉस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। कोस और साइन ये एक दूसरे से क्रॉसिंग ओवर होते हैं, मतलब याद करने के तरीके से आप इसको क्रॉस करके ये याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 73 देखिएगा, विस्थापन के परिवर्तन की दर के अनुरूप भौतिक राशि। विस्थापन जो है इसके अनुरूप कौन सी होती है? तो वेग जो है, वेलोसिटी जो है, ये आपका क्या रहेगा? विस्थापन के अनुरूप भौतिक राशि है वेलोसिटी, वेग, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर है। यानी विस्थापन के परिवर्तन की जो दर है उसको वेग कहा जाता है। और ये क्या है? एक सदिश राशि है जो धनात्मक और ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है, और इसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट 74। प्यारे साथियों, प्रीवियस ईयर की जो श्रृंखला है इसका हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको एक निश्चित रूप से एक आउटलाइन मिले कि साइंस के पोर्शन में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और किस प्रकार के सवाल जो है पुटअप किए जाते हैं। इस उद्देश्य के साथ ये प्रीवियस ईयर की श्रृंखला हमने शुरू कर रखी है और ये चला रखा है। तो नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं 74। जब एक गोली किसी ठोस घर्षण रहित सतह से टकराकर उसमें धंस जाती है तो क्या संरक्षित रहता है? तो इसमें देखो गोली का क्या चीज़ है वो संरक्षित रहेगी। तो इसमें जो संवेग होता है P = mv जो होता है, P = mv, ठीक है। ये आपका संवेग जो है वो संरक्षित रहता है। ये द्रव्यमान होता है और ये आपका क्या होता है? वेग होता है, ठीक है। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है वो संवेग कहलाता है। तो ये इसका आप पॉज करके परिभाषा इसकी देख सकते हैं, P = mv होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ रहेगा 75, 75वां सवाल। यदि चट्टान से परावर्तन के बाद एक लड़की की आवाज़ की प्रतिध्वनि सुनने में 6 सेकंड का समय लगता है, ये ध्वनि जो टॉपिक है उससे संबंधित सवाल है। तो चट्टान से लड़की की दूरी की गणना करो, यानी चट्टान है उससे लड़की कितनी दूर है, और इसकी जो प्रतिध्वनि होती है वो जो रिफ्लेक्शन है वो कितने टाइम में आ रहा है? 6 सेकंड में आ रहा है। तो इसका ऑप्शन देखो, आराम से इस क्वेश्चन को पढ़ें आप, बिल्कुल आराम से हो जाएगा आपसे, देखिएगा। नेक्स्ट आपका सवाल रहेगा, ऑप्शन देखते हैं इसके। ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन ये रहे आपके, ठीक है। 660 है ना, 1980, 330 और 930। तो इसमें क्या है? इसका राइट आंसर 990 रहेगा। क्या रहेगा? 990। ये कैसे रहा? ये क्या कह रहा है कि प्रतिध्वनि जो है उसमें जो टाइम कितना लग रहा है? 6 सेकंड। 6 सेकंड के बाद ये आपकी प्रतिध्वनि इसको सुनाई दे रही है। तो इसमें हम 6 गुणा 360 यानी कि 330 करते हैं। 330 क्या है? ध्वनि की जो चाल होती है वो कितनी, ध्वनि की गति कितनी होती है? 330 होती है। तो 6 गुणा 330 अपन करेंगे यहाँ पे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये डिस्टेंस का जो सूत्र है ये d = v × t होता है। तो 330 को आप 6 से मल्टीप्लाई करते हो, 6 सेकंड से, टाइम से, और ये इसका वेग जो है, ये इसकी गति जो है, किसकी? ध्वनि की गति को इस टाइम से आप गुणा करते हो तो आपको 1990 प्राप्त होता है। अब 1990 जो है ये आपका जो डबल बार जो इसकी ध्वनि आएगी, जैसे मान लो ये एक पहाड़ है और यहाँ पे कोई भी एक लड़की खड़ी है, ठीक है। तो ये एक बार जो बोलेगी फिर वापस ये इसकी आवाज़ जो है वापस आएगी, यानी कि जो 2 बार है जो है इसकी आवाज़ यहाँ पे जा रही है, तो इसकी 2 गुना ये आवाज़ हो जाती है, ठीक है। 2 गुना होकर के लौटती है, तो ये डिस्टेंस जो है 2d हो जाएगी। तो 2d
बराबर 1980 होता है, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 1980 में 2 का भाग जब देंगे तो 990 आंसर आपका प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 990 वाला आंसर आपका राइट आंसर रहेगा, निश्चित रूप से आप सभी का सही होगा। ठीक है, देखो ये इस प्रकार से यहाँ पे डिटेल इसकी व्याख्या दे रखी है। नेक्स्ट है 76वां सवाल, यदि एक कांच की छड़ को रेशमी कपड़े से रगड़ा जाए, तो देखो ये रगड़ने वाले ये सवाल जो है ये 2022 वाले में भी पूछे गए हैं और इसमें भी पूछे गए, तो इस प्रकार के सवाल आने की संभावना आपके सामने ज़्यादा रह जाती है। तो ऐसे सवाल भी आप देखें, ये आवेश से संबंधित सवाल होते हैं, है ना। यदि एक कांच की छड़ को रेशमी कपड़े से रगड़ा जाए, ठीक है, और तथा एक फूले हुए गुब्बारे को ऊनी कपड़े से रगड़ा जाए, तो दोनों में से कौन सा ऋणात्मक आवेश को ग्रहण करता है या अर्जित करता है। तो रगड़ने पर जो इलेक्ट्रॉन्स जिसकी तरफ जाएंगे वो ऋणात्मक हो जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ऋणात्मक होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, रेशमी कपड़ा और गुब्बारा जो है ये आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, बी ऑप्शन जो है रेशमी कपड़ा और गुब्बारा, रबड़ का गुब्बारा है, ये आपके नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे और बाकी जो है पॉजिटिव रहेंगे, जो ये इसका राइट आंसर रहेगा। इसकी डिटेल व्याख्या आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। इसको ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम इसको आगे निकालते हैं और नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे जाते हैं। ठीक है, ये आप आराम से पढ़ सकते हो वो गुब्बारे वाले को। नेक्स्ट है 77 17वां अपना सवाल रहेगा, एक डायनेमो परिवर्तित करता है, यानी डायनेमो है ये कौन सी ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो डायनेमो एक यंत्र है, ठीक है, और ये अपनी यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलेगा बताइएगा, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। इसी प्रकार के जो उपकरण और कुछ परिवर्तन यहाँ पे दे रखे हैं इनको आप देख सकते हैं। देखो डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है, मोटर विद्युत को यांत्रिक में बदलती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। बैटरी जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। सौर सेल जो है ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोफोन जो है ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करते हैं। फिर लाउड स्पीकर जो है ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा में चेंज कर देता है, ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। तो इस प्रकार से आप इस टेबल को भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा 78 में आपसे पूछा गया है कि यदि देखो समतल दर्पण से संबंधित यहाँ पे सवाल पूछे गए हैं। 2022 वाले में समतल दर्पण से पूछा गया था, गोलीय दर्पण से अभी सवाल नहीं आया। ठीक है, तो समतल दर्पण से सवाल है कि यदि समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण से बना आपतन कोण 37 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना होगा। प्यारे साथियों एकदम हलवा सवाल है। आप सभी जानते होंगे कि आपतन कोण और परावर्तन कोण जो है इनका मान हमेशा बराबर होता है। जितना आपतन कोण होगा उतना ही क्या होगा, परावर्तन कोण होगा। तो 37 आपतन होगा और 37 ही परावर्तन। तो इसका देखो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका सवाल रहेगा, ये इसकी डिटेल सॉल्यूशन है, वीडियो को पॉज करके आप आराम से पढ़ सकते हैं और आप सभी इसको, मैं उम्मीद करता हूँ ये एक आसान सवाल है जो आप सभी जानते होंगे। नेक्स्ट है 79 अपना, इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान दिए गए समाधानों में से कौन सा समाधान बंद सर्किट में अपने आसपास रखी चुंबकीय सुई को विक्षेपित नहीं करता है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कौन सा ऐसा इनमें से जो पदार्थ है जिसमें कोई विक्षेप जो है उत्पन्न नहीं होता है। तो चीनी का घोल जो है ये आपका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा, क्योंकि चीनी के घोल में किसी भी प्रकार का कोई चार्जेस यहाँ पे आयन नहीं होते हैं। बाकी इनमें जो है होता है, क्योंकि ये अम्ल होते हैं, अम्ल कुछ चार्जेबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 80 नंबर आपका सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। कौन सा नहीं है, केले का सड़ना रासायनिक परिवर्तन है। शरीर में भोजन का चयापचय होना ये भी आपका क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिनसे नया प्रोडक्ट बनता है और वापस पीछे नहीं जा सकता है वो, है ना, अवस्था चेंज नहीं होती है। और ऐसे परिवर्तन जिसमें अवस्था चेंज की जा सकती है वो होते हैं भौतिक परिवर्तन। ठीक है, तो इसमें पानी की बूंदों का भाप में बदलना, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। पानी की बूंदें वो भाप बनेगी फिर वापस से वो पानी बन सकती है, यानी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है इसमें, लेकिन नया प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं बन रहा है।
और जो रासायनिक रासायनिक जो अभिक्रियाएँ होती है ना, उनमें क्या होता है, नया प्रोडक्ट जो है वो बनता है रासायनिक परिवर्तन में। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 81 देखिएगा। किसी तत्व के अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। परमाणुओं की संख्या है, ये क्या है, जल्दबाजी में आप परमाणु संख्या कर सकते हो, लेकिन ये आपका गलत आंसर हो जाएगा। जो परमाणुओं की संख्या होती है उसे परमाणुकता कहते हैं। ठीक है, ये राइट आंसर रहेगा, परमाणुकता। नेक्स्ट, इसकी डिटेल सॉल्यूशन आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण का उदाहरण है। तो देखो, ग्लूकोज नहीं है, नमक नहीं है, पीतल जो है ये आपका मिश्रण का उदाहरण है। ठीक है, पीतल किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, ये आप थोड़ा सा गेस कीजिए और दिमाग लगाइए, कमेंट कीजिएगा। तो इसका मैं एक ट्रिक आपको बता देता हूँ कि ये पी जो है, पी, ता और जी, पिताजी से ये मिलकर बना होता है। यानी पीतल जो है तांबा और जिंक से मिलकर के बना होता है। ठीक है, तांबा को कॉपर बोलते हैं Cu, और Zn को जिंक को Zn बोलते हैं। तांबा जो है इसमें 70% होता है और जिंक जो आपका 30% इसमें होता है। पिताजी आप याद रख सकते हो, क्योंकि ये पीतल जो है मिश्र धातु है जो पीतल और तांबे से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पीतल वाले के बाद जो है, कौन कहाँ गया भाई, ये रहा। शुष्क सेल का कैथोड है वो किसका बना होता है। क्या कार्बन का बना होता है, क्या मैग्नीज का बना होता है, क्या ग्रेफाइट का है या जिंक का, बताइएगा। तो ये आपका ग्रेफाइट का बना होता है। ठीक है, काला काला जो पदार्थ होता है सेल में वो ग्रेफाइट का बना होता है। नेक्स्ट आपका 84 आपका क्वेश्चन रहेगा। ये सी जो है उसकी व्याख्या है यहाँ पे, ये 84 है आपका। तो शीतल पेय में कौन सा अम्ल मौजूद होता है। शीतल पेय जो भी अपन कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं ना, उनमें कौन सा अम्ल होता है, तो इनमें होता है कार्बोनिल अम्ल, जो कार्बनिक अम्ल जो होते हैं ये इसमें उपस्थित होते हैं। अब देखो, इसकी डिटेल सॉल्यूशन आप थोड़ी सी पढ़ें, मैं भी पढ़ता हूँ, देखिएगा कि आंसर ए जो है शीतल पेय सॉफ्ट ड्रिंक में पाए जाने वाले मतलब सबसे आम अम्ल कौन से हैं, 3 अम्ल है। वो कौन कौन से, साइट्रिक, कार्बनिक और फॉस्फोरिक अम्ल है। तो ये निश्चित रूप से कोल्ड ड्रिंक में पाए जाते हैं। और आपका देखो, कार्बनिक जो अम्ल है उस अम्ल गुलित कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है, जो लगभग सभी शीतल पेय में ये पाया जाता है, लगभग सभी में। और इसका रासायनिक सूत्र ये H2O और CO2 से मिलकर बनता है, तो इसलिए इसका परिणाम स्वरूप इसका जो सूत्र है वो बन जाता है H2CO3। ये इसका सूत्र है, याद रखना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक पेट्रोलियम का अंश नहीं है। पेट्रोलियम से भी सवाल पूछे जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस बार भी पूछे जाने की संभावना बन जाती है। तो इसमें जो प्राकृतिक गैस है ये इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका आंसर है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ईंधन का कैलोरी मान सबसे अधिक होगा। तो कैलोरी मान सबसे ज़्यादा होता है हाइड्रोजन का, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका सवाल देखिएगा, ये सब जो ऑप्शन में थे उन सब के कैलोरी मान यहाँ पे दे रखे हैं, तो इनको आप वीडियो पॉज करके कैलोरी मान आराम से पढ़ें इसको। नेक्स्ट है 87 अपना, सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में शामिल होता है। तो सल्फ्यूरस है वो सल्फ्यूरिक अम्ल से बनता है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड से ये बनेगा। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड से ये बनता है, इसके निर्माण में ये शामिल होता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल जो है, सल्फ्यूरस अम्ल के निर्माण में सल्फर डाइऑक्साइड शामिल होता है, यानी SO2 जो है वो शामिल होता है। सल्फ्यूरस अम्ल के निर्माण में SO2 शामिल होता है। जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में घोला जाता है तो ये एक अम्लीय विलयन बनाता है, जिससे सल्फ्यूरस अम्ल कहते हैं, और जिसका सूत्र होता है H2SO3। विलयन के रूप में जाना जाता है। सल्फ्यूरस जो अम्ल है ये विशेष रूप से रासायनिक उद्योग के लिए भी महत्वपूर्ण है, और सल्फर जो है इसका मुख्य औद्योगिक क्षेत्र है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसें हैं। नेक्स्ट है आपका राइजोबियम की जो जड़ें होती है उनमें कौन सी गैस को स्थिर करता है, मतलब पौधे की जड़ में
मटर का जो पौधा है, मटर के पौधों की जड़ की गांठों में मौजूद राइजोबियम बैक्टीरिया कौन सी गैस को स्थिर करता है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण से लेकर के ये सवाल है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट है आपका 89वां दो सवाल 89 ये रहा यहाँ पे। धान की फसलों से संबंधित भी सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। धान की फसल सर्दियों में नहीं उगाई जा सकती है क्योंकि सर्दियों में जो वर्षा के मौसम की तुलना में उपलब्ध पानी बहुत कम होता है। पी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है सूक्ष्म जीव, उस सूक्ष्म जीव का नाम बताइए जो एल्कोहल को एसिटिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। तो वो है आपका एसिटोबैक्टीरिया। एसिटोबैक्टीरिया है जो एल्कोहल को किस में बदलता है? एसिटिक अम्ल में। नेक्स्ट है आपका एडीज मच्छर। एडीज एजिप्टाई मच्छर की वजह से आपका डेंगू रोग होता है। ठीक है, तो जो कि एडीज मच्छर में पाया जाने वाला कौन सा सूक्ष्म जीव डेंगू का कारण बनता है? तो डेंगू वायरस से होता है ये ना, वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट आपका क्या हो जाता है? डेंगू का जो वायरस होता है उसका नाम होता है फ्लेवी वायरस। ठीक है, फ्लेवी वायरस भी कह सकते हैं, या फिर आप इसको अरबो वायरस भी कह सकते हैं। अरबो मिक्सो से होता है, या डेंगू वायरस के नाम से भी जाना जाता है। तो नेक्स्ट आपका सवाल हो जाएगा जिसमें आप देखते हैं कि 92 अमीबा जैसे एकोसी के जीव किसके माध्यम से सांस लेते हैं? तो निश्चित रूप से एकोसिका झिल्ली के माध्यम से सांस लेते हैं। तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो है, ये 93वां सवाल आपका। पिट्यूटरी ग्रंथि हार्मोन स्रावित करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसके द्वारा कौन सा यहाँ पे जो हार्मोन स्रावित किया जाता है? तो इसमें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और मेलेटोनिन। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग टेस्ट जो है ये आपका ये हो जाएगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये ए ऑप्शन है, राइट आंसर आपका रहेगा। तो नेक्स्ट आप देखो थोड़ी सी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसके बारे में मैं जानकारी आपको दे देता हूँ। पिट्यूटरी जो ग्लैंड है ये आपकी मस्तिष्क में जो अग्रभाग होता है उसके स्फेनोइड हड्डी जो है, स्फेनोइड नाम की एक हड्डी होती है। स्फेनोइड हड्डी जो है इसकी एक गुहा होती है जिसका नाम होता है सेला टर्सिका। सेला टर्सिका नाम की जो गुहा है उसमें ये उपस्थित रहती है। ठीक है, इसका आकार मटर के दाने जैसा होता है, मटर के जो दाना होता है उसके जैसा होता है। और सबसे महत्वपूर्ण इसकी चीज़ है कि ये सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। ठीक है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो इसके जो अन्य जो हार्मोन्स है जो इसके द्वारा रिलीज़ किए जाते हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन मैं आपके सामने बोलता हूँ। देखो जो है आपके GH यानी कि ग्रोथ हार्मोन है, ये भी इसका ही है, ग्रोथ हार्मोन है ना। इसके अलावा इसके आप डिटेल सॉल्यूशन आप ये पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ लुटेनाइजिंग जो हार्मोन है, ठीक है, लुटेनाइजिंग है। उसके अलावा ACTH है यानी कि एडिनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन है। ठीक है, LH जो हमने अभी बोला है। फिर ये जो है हार्मोन्स अभी हमने कूप उत्तेजक ये पढ़ाई है, ल्यूटेनाइजिंग इसको बोलते हैं, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग इसको बोला। फिर उसके बाद आपका TSH भी होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग होता है। फिर FSH ये फॉलिकल तो हो ही गया। फिर MSH यानी मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग होता है। फिर एक होता है प्रोलैक्टिन जिसे मिल्क हार्मोन भी कहा जाता है, ये एक होता है ऑक्सीटोसिन। फिर एक होता है ADH हार्मोन जिसे वेसोप्रोसिन कहते हैं, जिसमें मूत्र विकार जो समस्या होती है वो होते हैं। तो ये इस प्रकार से पिट्यूटरी जो ग्रंथि है इसके द्वारा रिलीज़ किए जाने वाले हार्मोन्स के बारे में हमने बात की एक्स्ट्रा में। नेक्स्ट है 94 अपना। ठीक है, ये क्या रहेगा कि कवक के कारण होने वाला एक पौधे का रोग कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं ये जो गेहूँ का रस्ट रोग होता है वो कवक के कारण ही होता है। नेक्स्ट है आपका, देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। 95 अपना सवाल देखते हैं, 95वां सवाल अपना कि नर प्रजनन तंत्र का वह भाग जिसमें
नर युग्मक उत्पन्न होते हैं। तो वह भाग कौन सा है? तो वह भाग आपका टेस्टिस होता है, वर्ण कोश होता है, जिसमें नर युग्मक स्पर्म जो है वो रहते हैं, सेव रहते हैं। ठीक है। 96 अपना 96वां सवाल, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले धुआं रहित ईंधन कौन सा है जिससे वायु प्रदूषण नियंत्रित हो सके? तो वो आपका PNG हो सकता है। ठीक है, PNG जो पाइप प्राकृतिक गैस है जिससे प्रदूषण को है कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट इसकी देखो डिटेल सॉल्यूशन, आप आराम से इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये रहा आपका, काफ़ी लंबा चौड़ा इसकी व्याख्या दे रखी है। नेक्स्ट है आपका 97वां अपना सवाल है। देखो ये बिल्कुल सिंपल आपका न्यूमेरिकल के रूप में आया है कि 0.4 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले पिस्टन पर लगने वाला बल की मात्रा क्या है यदि इस पिस्टन वाले सिलेंडर पर गैस का दबाव जो है वो 240 पास्कल है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वो जो सूत्र है, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, दाब बराबर आपका बल बटा क्षेत्रफल वाला यहाँ पे सूत्र जो है यहाँ पे काम आएगा। तो यहाँ पे दाब कितना है? दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। दाब कितना है? दाब आपका 240 है, 240 है दाब। ठीक है, 240। बल कितना है? बल है बल आपको ज्ञात करना है, और क्षेत्रफल आपको कितना दे रखा है? क्षेत्रफल आपको दे रखा है 0.4 वर्ग मीटर। तो ये आपस में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 240 गुणा 0.5, 240 गुणा 0.4 आप करते हो, 0.4 आप करते हो तो 96.0 आपके पास जो आंसर है 96 न्यूटन आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट सवाल। तो ये उसकी देखो व्याख्या है, वही सूत्र है, और इसी प्रकार से ये इनको जब चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई होके 96 आंसर आएगा। नेक्स्ट आपका 98वां सवाल देखिएगा। ये एक डायग्राम दे रखा है, इसमें ABC और D 4 यहाँ पे छिद्र कर रखे हैं। तो ये पूछा है कि ABCD जो नोजल्स हैं, पर नोजल्स वाला एक सिलेंडर पानी से भरा है, किस नोजल से पानी की अधिक मात्रा निकलेगी, है ना? कौन सा नोजल है जिसमें पानी की अधिक मात्रा निकलेगी, यानी ज़्यादा प्रेशर के साथ कौन सा निकलेगा? तो D जो है इससे ज़्यादा निकलेगी। तो ऑप्शन D जो है वो राइट आंसर रहेगा। इसकी व्याख्या आप आराम से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आपका सवाल है जो कि नेक्स्ट पेज पे रहेगा। हाँ, तो ये आपका कल्टीवेटर यानी कृषि से संबंधित सवाल है कि 2022 वाले में भी ये पूछा गया था, और संभावना बनती है इस बार भी ये पूछा जाए ऐसा ही सवाल। कल्टीवेटर जो एक ट्रैक्टर चालित कृषि उपकरण है, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? मिट्टी को ढीला करने और आपका मोड़ने में किया जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन है राइट आंसर रहेगा, मिट्टी को ढीला करने में, जिससे फसल अच्छे से यहाँ पे उगाई जा सके। आपका 100वां सवाल है और आज का वीडियो का लास्ट सवाल रहेगा, और ये साइंस पोर्शन का भी लास्ट रहेगा। देखो प्यारे साथियों, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप सोल्व करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी करें कि कैसा लगा आपको, और कौन कौन से आपको वीडियो इसी प्रकार से किस प्रकार की वीडियो आपको चाहिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि प्रीवियस ईयर की जो श्रृंखला है इसका लाभ सभी लोग आप ले सकें। और इतना आप कर दोगे तो निश्चित रूप से आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 100वां अपना सवाल है कि जब मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद यहाँ पे बनता है? तो मैग्नीशियम पहले तो बता दूँ ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, गर्म जल के साथ ये करेगा। तो मैग्नीशियम के साथ करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन यहाँ पे जो है वो बनेगा। तो ऑप्शन जो आपका ए है, मैग्नीशियम हाइड्रोजाइड और हाइड्रोजन जो गैस है वो आपकी बनेगी। तो ऑप्शन ए ही आपका राइट आंसर रहेगा। तो देखो इसकी व्याख्या जो है वो यहाँ पे कर रखी है। तो ये इसकी जो अभिक्रिया भी दे रखी है यहाँ पे, ये जो अभिक्रिया करेगा तो आपका देखिएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और आपकी हाइड्रोजन गैस भी रिलीज़ यहाँ पे हो रही है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जो है इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। ठीक है, जो कि आपका एसिडिटी के वक्त आपको ये अपन लेते हैं और जिससे एसिडिटी को कम किया जाता है। ठीक है, कंट्रोल कर सकते हैं।
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के माध्यम से। ये भी इम्पोर्टेंट आपका रासायनिक सूत्र बन जाता है। तो इस प्रकार से अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वास्तव में आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।